प्यारे बच्चों, आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर्स में आपने डिफरेंट टाइप्स के एनिमल टिश्यूज के बारे में जाना। टिश्यूज मिल करके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स से ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं। जब हम लोअर एनिमल से हायर एनिमल्स की तरफ जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर हमको तरह तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज देखने को मिलती हैं। सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम्स में एक डेफिनेट ट्रेंड, एक डिस्सनरेबल यानी निश्चित ट्रेंड देखने को मिलता है। यूजुअली सिंपल ऑर्गेनिजम्स में जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो सिंपल हैं, और जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं तो ये ऑर्गन सिस्टम्स और कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। एनसीईआरटी ने यहां पर 3 एनिमल्स के बारे में बताया है, जिनके अंदर जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनके बारे में बताया है। एक एनिमल इसने लिया है एनालिडा का, अर्थवर्म। दूसरा एनिमल लिया है आर्थ्रोपोडा का, कॉकरोच। और तीसरा एनिमल लिया है कॉर्डेटा यानी एम्फीबिया का, फ्रॉग। इन सभी एनिमल्स में अगर हम देखें तो हम इनके ऑर्गन सिस्टम्स में तरह तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज देखते हैं। अर्थवर्म से जब हम फ्रॉग की तरफ जाते हैं तो यूजुअली हमको ऑर्गन सिस्टम्स में कॉम्प्लेक्सिटीज देखने को मिलती हैं, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा है ऐसा कुछ नजर आता है। एक डेफिनेट ट्रेंड, एक डिस्सनरेबल ट्रेंड देखने को मिलता है। तो बच्चों, आज आप अर्थवर्म के बारे में आप डिटेल में जानेंगे इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आप कॉकरोच के बारे में जानेंगे और फ्रॉग के बारे में जानेंगे। एनसीईआरटी के जो नीट के सिलेबस में अर्थवर्म और फ्रॉग को जगह नहीं मिली है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए बेटा पढ़ लेना। तो स्टार्ट करते हैं अर्थवर्म। लेकिन अर्थवर्म स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटी ने कुछ बातें लिखी हैं, जैसा कि हमने बताया कि जब लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ जाते हैं, यानी हम लोअर फाइलम से हायर फाइलम की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें ऑर्गन सिस्टम्स में यूजुअली कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज देखने को मिलती हैं। ऑर्गन सिस्टम्स धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, एक ऐसा ट्रेंड देखने को मिलता है। उसी ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए 3 एनिमल्स का चयन किया है, एनसीईआरटी ने सेलेक्ट किए हैं, अर्थवर्म, कॉकरोच और फ्रॉग, जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को हम जानेंगे। जब हम अर्थवर्म से फ्रॉग की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखेंगे ये कॉम्प्लेक्सिटीज कैसे बढ़ रही हैं। तो कहता है, इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स टिश्यूज टुगेदर फॉर्म ऑर्गन एंड ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। जैसे ऑर्गन क्या हो गए, लीवर ऑर्गन हो गया, पैनक्रियाज ऑर्गन हो गया। लीवर और पैनक्रियाज ये ऑर्गन्स हैं, ये मिल करके ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो ऑर्गन से मिलकर के बनता है ऑर्गन सिस्टम। कहता है, इन ईच ऑर्गन इन अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 1 or more टाइप्स ऑफ टिश्यूज। हर एक ऑर्गन जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद है वो एक या अनेक प्रकार के टिश्यूज से मिलकर के बना होता है, यानी टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन्स बनाते हैं। जैसे हमारा जो हार्ट होता है, हमारा हार्ट एक ऑर्गन है, ये 4 तरह के टिश्यूज से मिलकर के बना है। हमारे हार्ट में एपिथेलियल टिश्यू भी है, ब्लड यानी कनेक्टिव टिश्यू भी है, मस्कुलर टिश्यूज भी है, टिश्यू भी है यानी हार्ट की मसल्स, कार्डियक मसल्स, और न्यूरल टिश्यू यानी न्यूरॉन्स भी होते हैं। तो ऑर्गन्स डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से मिलकर के बने होते हैं। जैसे हार्ट एक ऑर्गन है, उसमें 4 तरह के टिश्यू हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। कहता है द कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गन
ऑर्गन के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है, या ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में हमको कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है जब हम लोअर एनिमल से हायर एनिमल्स की तरफ जाते हैं। तो यूजुअली ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स ये कॉम्प्लेक्स यानी जटिल होते जाते हैं। तो ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो जटिलता है, उसमें एक निश्चित क्रम देखने को मिलता है, एक निश्चित तरीका देखने को मिलता है, एक डेफिनेट ट्रेंड या डिस्सनरेबल ट्रेंड देखने को मिलता है। यूजुअली सिंपल ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स सिंपल होते हैं, और जब हम सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं तो यही ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं। तो ये एक डेफिनेट ट्रेंड देखने को मिलता है। चूंकि ये डेफिनेट ट्रेंड है, इसको हम कहते हैं इवोल्यूशनरी ट्रेंड। इसको इवोल्यूशनरी ट्रेंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम इवोल्यूशन के दौरान ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स होते चले गए। सिंपल ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि अर्थवर्म में, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम सिंपल हैं। विकास के दौरान यानी इवोल्यूशन के दौरान ये धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते चले गए, और ह्यूमन बीइंग या एम्फीबिया के फ्रॉग वगैरह में देखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स हो गए। तो विकास के दौरान हमको एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सिंपल ऑर्गेनिजम्स में या ऑर्गन सिस्टम सिंपल हैं, और जैसे हम सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं तो ये ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड देखने को मिलता है, ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड है। यानी सिंपल ऑर्गेनिज्म से जब कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, इवोल्यूशन यानी विकास के दौरान ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड दिख रहा है ये एक्चुअल में इवोल्यूशनरी ट्रेंड है। ऐसा विकास के दौरान देखने को मिलता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस की स्टडी। कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी ऑर्गन है या हमारे शरीर का कोई भाग है, उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजी। यानी कोई ऑर्गन या हमारे बॉडी का कोई पार्ट बाहर से देखने पर कैसा है, एक्सटर्नल अपीयरेंस को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। और अंदर से देखने पर कैसा है, इसमें किस तरह का सेल्स का अरेंजमेंट है, उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी मीन्स द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन एनिमल। किसी ऑर्गन को बाहर से अगर हम देखते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, या सिंपल मॉर्फोलॉजी भी कह सकते हो। या किसी ऑर्गन को हम अंदर से देखते हैं, उस ऑर्गन के अंदर सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है, ऑर्गन्स की आंतरिक संरचना को, इंटरनल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एनाटॉमी। तो कहता है हियर यू विल लर्न द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ। यहां पर तुम मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ोगे। मॉर्फोलॉजी का मतलब बाहर से कैसा बना है, एनाटॉमी का मतलब अंदर से कैसा बना है। किनकी पढ़ोगे मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी? अर्थवर्म की, कॉकरोच की और फ्रॉग की। अर्थवर्म और कॉकरोच इनवर्टिब्रेटा में आते हैं, और फ्रॉग जो है वो वर्टिब्रेटा का है। अर्थवर्म और कॉकरोच इनवर्टिब्रेटा में आते हैं, और फ्रॉग वर्टिब्रेटा में आता है। तो आज हम लोग सीखेंगे अर्थवर्म के बारे में। स्टार्ट करते हैं। अर्थवर्म, देखो कॉमन इंडियन अर्थवर्म, इंडिया में जो अर्थवर्म की जो कॉमन स्पीशीज हैं वो है फेरेटिमा एंड लंब्रिकस। फेरेटिमा और लंब्रिकस ये अर्थवर्म की कॉमन स्पीशीज हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं। ये अर्थवर्म पाया कहां जाता है, उसका घर कहां है, वो रहता कहां है? ऊपर की मिट्टी में रहता है, गीली मिट्टी में रहता है।
सतह पर जो गीली मिट्टी पाई जाती है, मॉइस्ट सॉइल, उसमें रहता है। अर्थवर्म का जो फीकल डिपॉजिट है, जो इसकी फीकल पैलेट्स होती हैं, मल की गोलियां, इनको वर्म कास्टिंग कहते हैं। अर्थवर्म का जो फीकल मटेरियल है या फीकल पैलेट्स होती हैं, मल की गोलियां, उनको कहते हैं वर्म कास्टिंग्स। एक तरह का ह्यूमस भी है, ऑर्गेनिक मैटर, खाद। तो ये ध्यान रखना। अर्थवर्म की अगर हम बनावट देखते हैं, मॉर्फोलॉजी देखते हैं, तो अर्थवर्म की जो लंबाई है लगभग 150 मिलीमीटर है और चौड़ाई 3 से 5 मिलीमीटर होती है। अर्थवर्म रेडिश ब्राउन कलर का होता है क्योंकि इसके शरीर में एक पिगमेंट पाया जाता है सतह पर, पॉरफायरिन पिगमेंट की वजह से इसका रंग कैसा होता है? लाल भूरा होता है, रेडिश ब्राउन। अर्थवर्म का कलर रेडिश ब्राउन है एक पिगमेंट की वजह से, वो पॉरफायरिन पिगमेंट है। अर्थवर्म का जो शरीर है, इसकी बॉडी 100 से 120 ट्रू सेगमेंट्स में बटी होती है। इन ट्रू सेगमेंट्स को कहते हैं मेटामियर्स, या इसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी कहते हैं, या मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी कहते हैं। मेटामियर्स या मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी कहा जाता है। यह ट्रू सेगमेंटेशन है। ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब यह होता है कि शरीर जो है, यह अर्थवर्म है, शरीर जो है इसका खंडों में, सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। ये जो सेगमेंट्स ऊपर से दिख रहे हैं, वो अंदर से भी सेगमेंट होते हैं, अंदर भी सेप्टा होता है। ये ट्रू सेगमेंट्स है। ट्रू सेगमेंट्स या मेटामियर्स की पहचान क्या है? ये जो सेगमेंट्स होते हैं ये ऊपर से भी दिखते हैं और अंदर से भी सेप्टा होता है दो सेगमेंट के बीच में। इसे बोलते हैं ट्रू सेगमेंटेशन। और ट्रू सेगमेंटेशन की एक पहचान और है, कुछ ऑर्गन्स कई एक सेगमेंट में रिपीट करते हैं। जैसे अर्थवर्म के पास 4 जोड़ा स्पर्मैथिकी होती है, 6ठे में, 7वें में, 8वें में, 9वें सेगमेंट में होते हैं। तो ऑर्गन्स सेगमेंट में रिपीट कर रहे हैं और ऊपर और अंदर दोनों से सेगमेंटेशन है, तो ये ट्रू सेगमेंटेशन है। ट्रू सेगमेंटेशन को मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी कहते हैं। ट्रू सेगमेंटेशन कहां देखने को मिलता है? ट्रू सेगमेंटेशन तुमको एनालिडा में, ट्रू सेगमेंटेशन एनालिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेटा में देखने को मिलता है। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में देखने को मिलता है। इनमें ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि इसमें टोटल कितने सेगमेंट्स हैं, कितने ट्रू सेगमेंट्स हैं। 100 से 120 होते हैं। डायग्राम पे देखते हैं, डायग्राम से समझते हैं। यह है अर्थवर्म। यह अर्थवर्म की ऊपरी सतह है, डॉर्सल सरफेस है। ऊपर से देखने पर अर्थवर्म ऐसा दिख रहा है, और ये नीचे से ये वाली सतह जमीन से चिपकी रहती है। ये निचली सतह है वेंट्रल सरफेस। ये अर्थवर्म की डॉर्सल सरफेस है, ये वेंट्रल सरफेस है। अर्थवर्म की जो डॉर्सल सरफेस है, यानी ऊपर से अगर हम अर्थवर्म को देखें तो ये बीच में हमको एक लाइन दिखाई पड़ती है, ऐसे ये बीच में लाइन दिखाई पड़ती है। ये मिड डॉर्सल लाइन है। मिड डॉर्सल लाइन एक्चुअल में क्यों दिखाई पड़ती है? ये एक्चुअल में डॉर्सल ब्लड वेसल है जो ऊपर से दिखाई पड़ रही है। ये इसके शरीर के अंदर मौजूद है। ये जो बीच में एक लाइन दिखाई पड़ रही, मिड डॉर्सल लाइन, ये डॉर्सल सरफेस पे दिखाई पड़ती है। ये एक्चुअल में डॉर्सल ब्लड वेसल है जो बाहर से दिखाई पड़ रही है। तो अर्थवर्म की पहचान, अर्थवर्म की डॉर्सल सरफेस की पहचान कैसे करोगे? उसकी डॉर्सल सरफेस के ऊपर एक बीच से लाइन गुजरती है, मिड डॉर्सल लाइन, जो वास्तव में डॉर्सल ब्लड वेसल है, जो इसकी स्किन के नीचे होती है, वो ऊपर से दिखाई पड़ती है। मिड डॉर्सल लाइन का दिखाई पड़ना ये बताता है ये इसकी डॉर्सल सरफेस है। वेंट्रल सरफेस पे देखो क्या है। वेंट्रल सरफेस को कैसे पहचानोगे? वेंट्रल सरफेस पे आप ये देखोगे, ये 14 सेगमेंट है। एक क्लाइटेलम है। क्लाइटेलम में ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है, वो 14, 15 और 16।
3 सेगमेंट्स मिल करके क्लाइटेलम बनाते हैं, 14, 15 और 16। वेंट्रल सरफेस पर तुमको फीमेल जेनाइटल पोर, ये सिंगल दिखाई पड़ता है, ये ओपनिंग, और एक जोड़ी दिखाई पड़ते हैं मेल जेनाइटल पोर या अपर्चर। तो वेंट्रल सरफेस की पहचान क्या है? सिंगल फीमेल जेनाइटल अपर्चर दिखेगा और पेयर्ड दिखाई पड़ते हैं मेल जेनाइटल अपर्चर, पेयर्ड दिखाई पड़ते हैं मेल जेनाइटल अपर्चर। वेंट्रल सरफेस की पहचान और भी है, वेंट्रल सरफेस पर सीटी पाए जाते हैं, वेंट्रल सरफेस पे पाए जाते हैं सीटी। सीटी जो होते हैं ये एस शेप्ड होते हैं और काइटिन के बने होते हैं, एस शेप्ड होते हैं और काइटिन के बने होते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। क्लाइटेलम कहां पर होता है? अच्छा, तुमने कैसे पहचाना? अर्थवर्म की डोर्सल सरफेस को तुम पहचान लोगे मिड डोर्सल लाइन देख करके, और वेंट्रल सरफेस को पहचान लोगे फीमेल जेनाइटल पोर, सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर एंड पेयर्ड मेल जेनाइटल पोर की मदद से। साथ में सीटी भी दिखाई पड़ेंगे वेंट्रल सरफेस पे, ये ध्यान रखना। ट्रू सेगमेंट्स होते हैं, ध्यान रखना, उनको मेटामियर्स कहते हैं। अब ये जो क्लाइटेलम है ये कौन से सेगमेंट में होता है? 14th, 15th और 16th। 14, 15, 16 जो सेगमेंट्स होते हैं ये ग्लैंड्यूलर हो जाते हैं, इनको क्लाइटेलम कहते हैं, या इस रीजन को कहते हैं क्लाइटेलर रीजन। ये वाला रीजन कहलाता है क्लाइटेलर रीजन। क्लाइटेलम से ऊपर वाला रीजन 1 से 13, 14 से शुरू है ना, ये 1 से 13 जो सेगमेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं प्री क्लाइटेलर रीजन, प्री क्लाइटेलर रीजन। प्री क्लाइटेलर रीजन 1 से 13 सेगमेंट्स के बीच में है, और 16 के बाद यानी 17 से आखिर तक ये कहलाता है पोस्ट क्लाइटेलर रीजन, पोस्ट क्लाइटेलर रीजन। पोस्ट क्लाइटेलर रीजन 17 टू लास्ट है, 17 से आखिरी खंड तक के होता है। तो शरीर 3 हिस्से में बटा है, प्री क्लाइटेलर रीजन 1 से 13, क्लाइटेलर रीजन 14, 15, 16 और 17 से आखिर तक पोस्ट क्लाइटेलर रीजन होता है। ये जो इतने हिस्से को यहां पर बड़ा करके दिखाया गया है, पहला जो इसका सेगमेंट होता है, इसको पहले सेगमेंट को पेरिस्टोमियम कहते हैं। ये फर्स्ट सेगमेंट है। यहां पर एक टर्मिनल माउथ होता है और एक हुड लाइक सेंसरी स्ट्रक्चर होता है। जो पहले सेगमेंट यानी पेरिस्टोमियम से निकलता है हुड लाइक सेंसरी स्ट्रक्चर, इसे प्रोस्टोमियम कहते हैं। तो अर्थवर्म का जो पहला सेगमेंट है वो पेरिस्टोमियम कहलाता है, जिसके टर्मिनल एंड पे माउथ होता है और एक हुड लाइक सेंसरी स्ट्रक्चर है जिसे प्रोस्टोमियम कहते हैं। अब देखो, लास्ट सेगमेंट पर एनस होता है, यानी माउथ और एनस दो अलग अलग ओपनिंग होती हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये ध्यान रखना। तो ऐसे तुम पहचान लोगे डोर्सल और वेंट्रल सरफेस को, और इसके पहले सेगमेंट के बारे में तुमने यहां कुछ जाना। तो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट सेगमेंट इज पेरिस्टोमियम। पहला सेगमेंट पेरिस्टोमियम कहलाता है। इसको बक्कल सेगमेंट भी कहते हैं, जिसके पास एक टर्मिनल माउथ है और प्रोस्टोमियम होता है। प्रोस्टोमियम एक सेंसरी स्ट्रक्चर है। ये सेंसरीज का फंक्शन होता है, ये टच वगैरह को सेंस कर लेता है। 14, 15, 16 हमने बताया ये सेगमेंट, ये ग्लैंड्यूलर हो जाते हैं और क्लाइटेलम बनाते हैं। क्लाइटेलर रीजन कौन से खंड में होते हैं, कौन से सेगमेंट्स में? 14, 15 और 16। क्लाइटेलम से पहले वाला पार्ट कहलाता है प्री क्लाइटेलर, और क्लाइटेलम के बाद वाला पार्ट कहलाता है पोस्ट क्लाइटेलर रीजन।
तो बॉडी इसके 3 हिस्से में बटी है, प्री क्लाइटेलर, क्लाइटेलर और पोस्ट क्लाइटेलर रीजन। डॉर्सल सरफेस को कैसे पहचानोगे? डॉर्सल सरफेस के ऊपर एक गहरी सी लाइन दिखाई पड़ती है, ये जो मिड डॉर्सल लाइन है, ये वास्तव में डॉर्सल ब्लड वेसल जो खाल के नीचे मौजूद है वो ऊपर से दिखाई पड़ती है मिड डॉर्सल लाइन के रूप में। तो डॉर्सल साइड पर तुमको मिड डॉर्सल लाइन दिखाई पड़ती है। वेंट्रल सरफेस को कैसे पहचानोगे, डिस्टिंग्विश करोगे? वहां पर जेनाइटल ओपनिंग्स होती हैं। 14th सेगमेंट में खुलता है सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर, सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर या जेनाइटल अपर्चर भी कह सकते हो। और 18th सेगमेंट में पेयर्ड मेल जेनाइटल पोर्स होते हैं, मेल जेनाइटल पोर्स होते हैं। ये वेंट्रल सरफेस पे दिखाई पड़ते हैं, सीटी भी दिखते हैं। अब ये ध्यान रखना, वेंट्रल सरफेस पर एक चीज और दिखाई पड़ती है, 5वें 6ठे सेगमेंट के सेप्टा पर, 6ठे 7वें 7वें 8वें और 8वें 9वें, 5 से 6 5वें 6ठे के बीच में जो सेप्टा है उसके ऊपर, 6 से 7 के बीच में जो सेप्टा उसके पर, 7 से 8 के बीच में सेप्टा है उसके ऊपर, और 8 से 9 के बीच में जो सेप्टा है, ये जो खंड होते हैं ये ऐसे समझो, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है, 9वां खंड है। तो यहां पर तुमको 4 जोड़ी स्पर्मैथिकल पोर्स भी दिखते हैं। पहला जो पहले दिखते हैं 5वें खंड के 5वें 6ठे के बीच में, दूसरे 2 पोर दिखाई पड़ते हैं 6ठे 7वें के बीच में, 7वें 8वें के बीच में और 8वें 9वें के बीच में। ये स्पर्मैथिकल पोर्स होते हैं। स्पर्मैथिकल पोर्स तुम्हें कहां दिखाई पड़ रहे हैं? 5वें 6ठे के बीच में जो सेप्टा यहां पे, 6ठे 7वें के बीच में, 7वें 8वें के बीच में और 8वें 9वें के बीच में। लेकिन जो स्पर्मैथिकी होते हैं बेटा ध्यान रखना, स्पर्मैथिकी जो होते हैं वो 6ठे में, 7वें में, 8वें में और 9वें में होते हैं। लेकिन ये खुलते हैं सेप्टा के ऊपर। ये खुलते कहां हैं? ये सेप्टा पे खुलते हैं 2 सेगमेंट के बीच में। तो 6ठे 7वें 8वें और 9वें सेगमेंट्स में 4 जोड़ा स्पर्मैथिकी होते हैं, जो 5वें 6ठे के बीच में, 6ठे 7वें के बीच में, 7वें 8वें और 8वें 9वें के बीच में जो सेप्टा होते हैं उन पे खुलते हैं आकर के। तो ये भी वेंट्रल सरफेस पे दिखाई पड़ेंगे। 14वें सेगमेंट पे हमने तुमको बताया ही सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर है, और 18वें खंड पर होते हैं एक जोड़ा मेल जेनाइटल पोर होते हैं। वेंट्रल सरफेस तो तुम्हें एस शेप्ड काइटिन के बने हुए सीटी भी दिखाई पड़ते हैं, जो लोकोमोशन में मदद करते हैं। एस शेप्ड काइटिन के बने सीटी होते हैं, लोकोमोशन में मदद करते हैं। एक बार पूछा गया कि सीटी कौन से सेगमेंट्स में नहीं पाए जाते हैं? सीटी फर्स्ट क्लाइटेलम और लास्ट सेगमेंट पे नहीं होते। क्लाइटेलम होता है 14, 15, 16। पहले खंड पे, पहले सेगमेंट पे 14, 15, 16 सेगमेंट जहां पे क्लाइटेलम होता है, और आखिरी सेगमेंट पे सीटी नहीं होते। सीटी सारे सेगमेंट्स पे पाए जाते हैं, पहले 14, 15, 16 और आखिरी सेगमेंट को छोड़ करके। तो ये वेंट्रल सरफेस की पहचान है, इसको पहचान लेना। आगे देखते हैं, बॉडी वॉल एंड सीलोम। ये अर्थवर्म की बॉडी वॉल, इसको तुम ऐसे अगर देखो, ये अर्थवर्म की बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल है। बॉडी को चारों तरफ से घेरे रहती बॉडी वॉल, बीच में ये इसके इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन बॉडी वॉल के बीच में बॉडी कैविटी यानी सीलोम। ये है बॉडी कैविटी और सीलोम, ट्रू सीलोम होती है। यह है बॉडी वॉल। बॉडी वॉल की जो बाहरी दीवार है, बॉडी वॉल की जो बाहरी दीवार है
एक्सटर्नल, ये थिन नॉन सेल्यूलर क्यूटिकल की बनी है। ये है थिन नॉन सेल्यूलर, सबसे बाहरी लेयर, थिन नॉन सेल्यूलर, इसमें सेल्स नहीं होती, थिन नॉन सेल्यूलर क्यूटिकल की बनी होती है। इस बॉडी वॉल में दो तरह की मांसपेशियां यानी मसल लेयर पाई जाती हैं। इस बॉडी वॉल के अंदर सर्कुलर मसल्स होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं। सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होती हैं। दो तरह की मसल्स पाई जाती हैं बॉडी वॉल के अंदर, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल। ये जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं ये बॉडी वॉल के अंदर होती हैं और अर्थवर्म के आगे वाले हिस्से में ज्यादा होती हैं, अर्थवर्म के पीछे वाले बॉडी में कम विकसित होती हैं। सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल भी इसको क्रॉल करने में, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। सीटी तो लोकोमोशन में हेल्प करते ही करते हैं, लेकिन इसके आगे वाले भाग में ये जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं ये भी लोकोमोशन में मदद करती हैं। तो बॉडी वॉल में सबसे बाहरी लेयर है थिन नॉन सेल्यूलर क्यूटिकल, सबसे बाहर लेयर है। बॉडी वॉल के अंदर दो तरह की मसल्स हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है बॉडी वॉल की, ये जो इनर मोस्ट लेयर है, ये जो सीलोम की तरफ है, ये वाली लेयर, ये कहलाती है सीलोमिक एपिथेलियम। इसको कहते हैं सीलोमिक एपिथेलियम। सीलोमिक एपिथेलियम ये सीलोम के करीब में है, ये सीलोम है। तो सबसे बाहर है नॉन सेल्यूलर क्यूटिकल, बीच में मसल लेयर है सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, और सबसे अंदर की जो लेयर है बॉडी वॉल की ये सीलोमिक एपिथेलियम कहलाती है। सीलोमिक एपिथेलियम के बाद जो स्पेस है ये सीलोम है, ये कहलाता है सीलोम। सीलोम के अंदर फ्लूइड भरा रहता है, एक लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड को कहते हैं सीलोमिक फ्लूइड, इसे कहते हैं सीलोमिक फ्लूइड। इस सीलोमिक फ्लूइड के अंदर क्या क्या होती हैं? सीलोमिक फ्लूइड के अंदर होती हैं फैगोसाइट्स, म्यूकोसाइट। फैगोसाइट्स होती हैं भक्षण कोशिकाएं जो तमाम तरह के इंफेक्शंस का भक्षण कर सकती हैं। म्यूकोसाइट म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होती हैं और साथ ही साथ होती हैं क्लोरागोगन सेल। ये सीलोमिक फ्लूइड के अंदर होती हैं क्लोरागोगन सेल और इनका फंक्शन एक्सक्रीटरी है, ये एक्सक्रीटरी इन फंक्शन है। तो ये ध्यान रखना। तो बॉडी इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय थिन नॉन सेल्यूलर क्यूटिकल, टू मसल लेयर है सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, और अंदर वाली लेयर ये इनर मोस्ट सीलोमिक एपिथेलियम है। एपिडर्मिस किस चीज की बनी है? एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल। जो एपिथेलियम यानी एपिडर्मिस है ये कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स की बनी है और इसमें सिक्रीटरी ग्लैंड सेल्स भी होती हैं। जो एपिथेलियम है वो कॉल्यूमनर एपिथेलियल है, कॉल्यूमनर है, और उसमें सिक्रीटरी ग्लैंड सेल्स भी होती हैं। ट्रू सीलोम पाई जाती है। सीलोम क्या है? स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। बॉडी वॉल तो ये हो गई, ये बॉडी वॉल है। बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का जो स्पेस है ये बॉडी वॉल है, ये एलिमेंट्री कैनाल है। बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का जो स्पेस है ये सीलोम है। ये ट्रू सीलोम क्यों है? क्योंकि बीच से अंदर से भी सेगमेंटेड होती है। अंदर से भी कैसी है? सेगमेंटेड होती है। सीलोम इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स बाय सेप्टा। बीच में सेप्टा होते हैं और अंदर से भी सेगमेंटेड है, तो ये ट्रू सीलोम है। सीलोम के अंदर सीलोमिक फ्लूइड है। इस सीलोमिक फ्लूइड में फैगोसाइट्स है, म्यूकोसाइट्स है और क्लोरागोगन सेल्स पाई जाती हैं जो एक्सक्रीटरी इन फंक्शन है। आगे देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम दे रखा है। सबसे पहले
पहला ऑर्गन सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम है, अर्थवर्म का डाइजेस्टिव सिस्टम। अर्थवर्म के अंदर एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है जो कि एक सीधी ट्यूब जैसी होती है और पहले सेगमेंट से बॉडी के आखिरी सेगमेंट तक मौजूद रहती है। अर्थवर्म भी ट्यूब जैसा दिखता है, अर्थवर्म हमको दिखता है ट्यूब जैसा, और इसके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी ट्यूब जैसी दिखती है। अर्थवर्म भी ट्यूब जैसा दिखता है, एलिमेंट्री कैनाल भी ट्यूब जैसी दिखती है। तो इस तरह की संरचना को कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी सिस्टम। ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब के अंदर ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी अरेंजमेंट। एलिमेंट्री कैनाल ट्यूब जैसी है, इसका शरीर भी ट्यूब जैसा है, तो ट्यूब के अंदर ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब, यह कहलाता है। हमने बताया था टर्मिनल माउथ है जो कि पेरिस्टोमियम के आगे है, और यह माउथ खुलता है बक्कल कैविटी में। माउथ किसमें खुलता है? बक्कल कैविटी में। जो बक्कल कैविटी है वो 1 से तीसरे सेगमेंट के बीच में है, 5वें से 7वें सेगमेंट में ईसोफेगस है। बक्कल कैविटी ईसोफेगस में खुलती है। ईसोफेगस खुलता है गिजार्ड में जो 8वें और 9वें सेगमेंट में होता है। गिजार्ड एक ग्राइंडिंग ऑर्गन है, यहां पर जो भोजन होता है सड़ी गली पत्तियां खाता है और मिट्टी भी खाया जाता है, सॉइल भी, उसकी पिसाई होती है, ग्राइंडिंग होती है। तो इसके पास गिजार्ड होता है, सिलबट्टे की तरह इसमें पिसाई होती है, ग्राइंडिंग होती है। सड़ी गली पत्तियां जो मिट्टी खाता है उसकी पिसाई चलती है इसके अंदर गिजार्ड में। 9 से 14वें खंड में होता है स्टमक, 15 से आखिरी खंड में होता है, 15 से लास्ट सेगमेंट तक होता है इंटेस्टाइन, और आखिरी सेगमेंट पर एनस होता है। ये लास्ट ओपनिंग है। यहां पर सेगमेंट्स दे रखे हैं, इनको याद करने की जरूरत नहीं है कौन से सेगमेंट में क्या होता है, लेकिन ये जरूर ध्यान देना इसमें गिजार्ड पाया जाता है। इसकी एलिमेंट्री कैनाल में गिजार्ड होता है जो कि एक ग्राइंडिंग ऑर्गन है जो मिट्टी और सड़ी गली पत्तियों को पीसने में मदद करता है। यह वाला तुमको याद करना पड़ेगा 26वें सेगमेंट में। 26वें खंड में एक जोड़ा निकलती है हिपैटिक सिकी। 26वें खंड में एक जोड़ा निकलती है ब्लाइंड सैक। इनको हिपैटिक सिकी नहीं कहते, सॉरी, इनको कहते हैं इंटेस्टिनल सिकी। हिपैटिक सिकी नहीं, हिपैटिक सिकी तो कॉकरोच में। 26वें खंड में एक अपेयर ऑफ इंटेस्टिनल सिकी, हिपैटिक नहीं, इंटेस्टिनल सिकी, इंटेस्टिनल सिकी निकलते हैं। कौन से खंड से निकलते हैं? 26वें खंड से। ये इंटेस्टाइन है, ये जो इंटेस्टाइन है इसके 26वें खंड से निकलते हैं बाहर इंटेस्टिनल सिकी। इसके बाद 26वें से 35वें सेगमेंट के बीच में इंटेस्टाइन की जो ऊपरी दीवार है, अगर इसको हम काट करके देखें, इसको हम काटें और इसको पलट दें, तो इंटेस्टाइन की जो डॉर्सल सरफेस है वहां पे एक बड़ा सा फोल्ड पाया जाता है, फोल्ड बीच में, मीडियन फोल्ड। इंटेस्टाइन की डॉर्सल दीवार पर अंदर की तरफ एक बड़ा सा फोल्ड पाया जाता है 26वें से 35वें सेगमेंट के बीच में। इसको ट्रिफ्लोसोल कहते हैं। इसको एक समझ लो बड़ा सा विलाई जैसा है। यह सरफेस एरिया को बढ़ा देता है अंदर, ताकि जो एब्जॉर्प्शन है, जो पचा हुआ भोजन है, डाइजेस्टेड फूड है, उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाए। जैसे विलाई हमारे पेट में डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, इसके पास एक बड़ा सा विलस है, एक बड़ा सा विलाई है जिसको टिफ्लोसोल कहते हैं, जो 26वें से 35वें सेगमेंट के बीच में है। इंटेस्टाइन की ऊपरी दीवार पर होता है, लेकिन अंदर से दिखाई पड़ेगा जब हम उसे काटेंगे। जब इंटेस्टाइन की ऊपरी दीवार को हम काटते हैं और इसको पलट करके देखते हैं तो अंदर की तरफ एक फोल्ड दिखाई पड़ता है जो 26वें से 35वें सेगमेंट में है। यह बड़ा सा फोल्ड कहलाता है टिफ्लोसोल। ये अंदर के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि जो भोजन वगैरह है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए।
अर्थवर्म का जो खाना है वो क्या है? वो सड़ी गली पत्तियां हैं, और ये ऑर्गेनिक मैटर, जितना भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है, सड़ी गली पत्तियां हैं, इनको मिट्टी के साथ मिक्स करके खाता है। तो इन्हें मिट्टी भी खा जाता है, मिट्टी, सड़ी गली पत्तियां और ऑर्गेनिक मैटर, ये सबको खाता है ये। फेरेंजियल ग्लैंड सलाइवा सेक्रेट करती हैं। फेरिंग्स के पास कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो सलाइवा सेक्रेट करती हैं। कैल्सीफेरस ग्लैंड इसके पास होती हैं जो कि स्टमक के अंदर मौजूद हैं। ये ह्यूमस यानी ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है ह्यूमस, उसके अंदर जो ह्यूमिक एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करती हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस कहलाता है, सड़ी गली पत्तियां ह्यूमस, उसके अंदर जो ह्यूमिक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिड है ना, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए स्टमक के अंदर कैल्सीफेरस ग्लैंड्स होती हैं, स्टमक के अंदर कैल्सीफेरस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो इस वाले में केवल याद क्या करना है, एक तो ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल ट्यूब जैसा है, शरीर भी ट्यूब जैसा है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये याद कर लेना। 26वें खंड से एक जोड़ा जो निकलते हैं इंटेस्टाइनल सीकी, जो डाइजेशन में मदद करते हैं, इनको याद कर लेना। और 26वें से 35वें सेगमेंट्स में इंटेस्टाइन की जो अपर डॉर्सल वॉल, अंदर से इनमें एक फोल्ड होता है जिसे टिफ्लोसोल कहते हैं, जो अंदर के सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि जो फूड वगैरह है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। आगे देखते हैं हम, इसका डायग्राम से देख लो, डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम ये है। डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम भी देख लो। माउथ खुलता है बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी खुलती है फेरिंग्स में, फेरिंग्स खुलता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस खुलता है गिजार्ड। ये सीक्वेंस भी याद कर लेना, कभी कभी पूछा जाता है, ये सीक्वेंस याद कर लेना। ईसोफेगस के बाद गिजार्ड है, गिजार्ड एक ग्राइंडिंग ऑर्गन है, यहां पर पिसाई होती है, सड़ी गली पत्तियां, मिट्टी। गिजार्ड के बाद स्टमक है, कैल्सीफेरस ग्लैंड्स होती हैं, ह्यूमस के अंदर जो ह्यूमिक एसिड इसको न्यूट्रलाइज करती हैं। फिर आता है जो 26वां खंड है 26, इसमें एक जोड़ी निकलते हैं इंटेस्टाइनल सीकी, यहां से एक जोड़ी निकलते हैं इंटेस्टाइनल सीकी। कौन से सेगमेंट से निकलते हैं, इसके आगे लिख लेना, 26 सेगमेंट से। जब इंटेस्टाइन की दीवार को काटने के बाद अंदर से पलट करके देखा गया तो एक बड़ा सा फोल्ड दिखाई पड़ता है, यह फोल्ड कहलाता है टिफ्लोसोल। ये टिफ्लोसोल जो है 26 से 35वें सेगमेंट के बीच में होता है, यह अंदर के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, ये वाला अंदर के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, ये यहां से ये लेबलिंग इधर की, ये टिफ्लोसोल, ये टिफ्लोसोलर पार्ट है जिसको पहले कर रहे हैं। ये किससे 26 से 35 फिफ्थ सेगमेंट के बीच में है। ये मिड डॉर्सल यानी इंटेस्टाइन की डॉर्सल दीवार पर फोल्ड की तरह है, एक बड़े से विलाई जैसा है, अंदर के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो सके। तो ये सारा ध्यान रखना, सीक्वेंस ध्यान रखना एक बार। आगे देखते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अर्थवर्म में जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो क्लोज टाइप है। देखो क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम तुमको मिलेगा एनालिडा और कॉर्डेटा में, अर्थवर्म और फ्रॉग में। कॉकरोच में नहीं होता, कॉकरोच में ओपन होता है। क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का मतलब यह होता है कि ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल्स, वाहिकाओं के अंदर बहता है। ब्लड वेसल्स कैपिलरीज और हार्ट के अंदर रहता है, तो ये क्लोज्ड कहलाता है। क्लोज्ड का मतलब होता है ब्लड जो होता है वो वेसल्स के अंदर रहता है, हार्ट के अंदर रहता है। ये किसी कमरे में भरा नहीं रहता जैसे कॉकरोच में है। इसमें ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है, कैपिलरीज में और हार्ट में रहता है, इसे बोलते हैं क्लोज्ड, अंदर रहता है ब्लड। आगे देखते हैं, डायग्राम से समझाते हैं तुम्हें। इसमें डायग्राम से समझाते हैं ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का, अर्थवर्म का। इस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में अगर तुम कायदे से देखो, एक ऊपर की तरफ जा रही है डॉर्सल ब्लड वेसल, यह डॉर्सल ब्लड वेसल। ये जो डॉर्सल ब्लड वेसल है यही ऊपर से दिखाई पड़ती है मिड डॉर्सल लाइन की तरह, जैसा हमने शुरू में बताया।
जब हम अर्थवर्म को ऊपर से देखते हैं तो एक लाइन दिखाई पड़ती है, ये लाइन एक्चुअल में ये डॉर्सल वेसल ऊपर से दिखाई पड़ती है जो इसकी डॉर्सल सरफेस को बताती है। एक नीचे ब्लड वेसल जाती है, ये नीचे वाली ब्लड वेसल कहलाती है वेंट्रल ब्लड वेसल, ये है वेंट्रल ब्लड वेसल। डॉर्सल वेंट्रल ब्लड वेसल्स कमीस्यूरल के द्वारा आपस में जुड़ी हैं, ये है कमीस्यूरल। कमीस्यूरल डॉर्सल और वेंट्रल ब्लड वेसल्स को जोड़ने का काम कर रही है। अर्थवर्म में 4 पेयर्स हार्ट के पाए जाते हैं, 4 जोड़ी हार्ट होते हैं, 4 पेयर्स ऑफ हार्ट, 4 जोड़ी हार्ट होते हैं। 2 जोड़ी कहलाते हैं लेटरल हार्ट्स, एक होता है 7th सेगमेंट में एक जोड़ी, और एक जोड़ी होता है 9वें सेगमेंट में। एक पेयर होता है 7th सेगमेंट में और एक पेयर होता है 9th सेगमेंट में। 2 पेयर हार्ट कहलाते हैं लेटरल इसोफेजियल हार्ट। लेटरल इसोफेजियल हार्ट, लेटरल इसोफेजियल हार्ट में एक पेयर होता है 12th में 12वें खंड में, और एक होता है 13 यानी 13वें खंड में। तो 4 जोड़ी हार्ट होते हैं 7th में, 9th में, 12th में, 13, एक एक जोड़ी होते हैं सभी में। तो 4 जोड़ी हार्ट होते हैं इसके पास, ये ध्यान रखना। 4 पेयर्स ऑफ हार्ट, 2 पेयर होते हैं लेटरल हार्ट्स 7th और 9th में, और 2 पेयर होते हैं लेटरल इसोफेजियल हार्ट्स 12th और 13th में। ये जो हार्ट कैसे होते हैं, हार्ट जो होते हैं ये ट्यूबुलर होते हैं, ट्यूब जैसे हो रहे हैं होते हैं, कैसे दिख रहे हैं, ट्यूब जैसे, पतले पतले ट्यूब, और इनमें वॉल्व भी होते हैं विद वॉल्व्स, इनके अंदर वॉल्व्स भी पाए जाते हैं। तो हार्ट ट्यूबुलर होते हैं विद वॉल्व्स, विद वॉल्व्स। तो ये याद कर लेना, डॉर्सल ब्लड वेसल, वेंट्रल ब्लड वेसल दोनों कनेक्टेड है कमीस्यूरल के द्वारा। 4 पेयर्स ऑफ हार्ट हैं, 2 पेयर लेटरल हार्ट्स 7 और 9 में, और 2 पेयर लेटरल इसोफेजियल हार्ट 12वें और 13वें में। हार्ट ट्यूबुलर होते हैं और उनमें वॉल्व्स भी होते हैं। 2 लूप्स पाए जाते हैं, ये पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी देख लेना। 10th और 11th सेगमेंट में 2 जोड़ी लूप्स भी पाए जाते हैं, एंटीरियर लूप्स कहलाते हैं। एंटीरियर लूप्स 10वें और 11वें में। आगे देखते हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें कैसा है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें क्लोज टाइप है, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज और हार्ट के अंदर रहता है। 4 जोड़ी ट्यूबुलर हार्ट्स पाए जाते हैं जिनमें वॉल्व्स भी होते हैं। 2 पेयर कहलाते हैं लेटरल हार्ट्स 7th और 9th में, और 2 पेयर्स कहलाते हैं लेटरल एसोफेजियल हार्ट्स 12वें और 13वें में। सर्कुलेशन कीप बॉडी सर्कुलेटिंग इन वन डायरेक्शन। ये जो अर्थवर्म है इसमें ब्लड का फ्लो आगे की तरफ होता है, केवल एक दिशा में होता है ब्लड का फ्लो। तो ब्लड जो फ्लो करता है आगे की तरफ करता है, एक दिशा में करता है। 4th, 5th और 6th सेगमेंट में ब्लड ग्लैंड्स होती हैं, ये अलग से याद कर लेना, एनसीईआरटी ने दे रखा है। 4th, 5वें, 6ठे सेगमेंट में ब्लड ग्लैंड्स पाई जाती हैं, यही ब्लड बनाती हैं और ब्लड सेल्स बनाती हैं, साथ ही साथ हीमोग्लोबिन भी बनाती हैं। तो 4th, 5th और 6th सेगमेंट में ब्लड ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ये ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन बनाती हैं। लेकिन यहां पर जो हीमोग्लोबिन है वो प्लाज्मा में घुला रहता है, डिसॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा। हमारे में ऐसा नहीं होता, हमारे में हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, लेकिन इसका हीमोग्लोबिन ये सेल्स के अंदर नहीं होता, ये ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, ये ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, हमारा हीमोग्लोबिन आरबीसी में है, इनका हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है। जो ब्लड का लिक्विड है, लिक्विड वाला पार्ट वो प्लाज्मा है। जो ब्लड सेल्स होती है वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं करती हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन ब्लड सेल के अंदर नहीं होता। ब्लड सेल्स फैगोसिटिक होती हैं, भक्षण, ये तमाम चीजों का भक्षण करती हैं, इनको फैगोसिटाइज करती हैं। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, ध्यान रखना, ब्लड सेल्स में नहीं होता। ब्लड सेल्स यहां पे फैगोसिटिक हैं, भक्षण कोशिकाओं जैसा काम करती हैं। आगे देखते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम।
जो अर्थवर्म में रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी अर्थवर्म सांस कैसे लेता है, अर्थवर्म के पास कोई बढ़िया ब्रीदिंग ऑर्गन नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका बहुत ही लेस डेवलप्ड है, कोई स्पेशल ब्रीदिंग ऑर्गन इसके पास होते ही नहीं है। ये जो सांस लेता है, रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी एक्सचेंज जो करता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैसेस एक्सचेंज, ये मॉइस्ट बॉडी सरफेस यानी मॉइस्ट स्किन के थ्रू करता है। ये अर्थवर्म्स जो सांस लेता है वो गीली त्वचा के द्वारा लेता है, रेस्पिरेशन इसमें मॉइस्ट स्किन के द्वारा होता है। अब आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें वेल डेवलप्ड होता है। अर्थवर्म अमोनोटेलिक भी है और यूरियोटेलिक भी है। जब ज्यादा पानी होता है तो अमोनिया निकालता है, ये अमोनिया एक्सक्रीट करता है, अमोनोटेलिक कहलाता है जब इसके आसपास ज्यादा पानी होता है। जब पानी की कमी होती है आसपास तो ये यूरिया एक्सक्रीट करता है, तब ये यूरियोटेलिक हो जाता है। तो ज्यादा पानी की कंडीशंस में ये अमोनोटेलिक है, जब पानी कम रहता है तो ये यूरियोटेलिक हो जाता है। तो एक्सक्रीशन इसमें अमोनोटेलिक भी है, यूरियोटेलिक भी है। इसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं उनको नेफ्रीडिया कहते हैं। एक को नेफ्रीडियम कहते हैं। ये काफी क्वाइल्ड टिब्यूल्स होते हैं, मुड़े हुए ट्यूब जैसे होते हैं। इन क्वाइल्ड टिब्यूल्स को कहते हैं नेफ्रीडिया। अलग अलग 3 तरह के नेफ्रीडिया होते हैं इसके पास। एक कहलाते हैं सेप्टल नेफ्रीडिया, एक कहलाते हैं सेप्टल नेफ्रीडिया, दूसरे कहलाते हैं फेरेंजियल नेफ्रीडिया, तीसरे कहलाते हैं इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया। 3 तरह के नेफ्रीडिया होते हैं इसमें, सेप्टल, फेरेंजियल और इंटेगुमेंट्री। नेफ्रीडिया की मदद से ये एक्सक्रीशन करता है। तो अर्थवर्म के एक्सक्रीटरी ऑर्गन है नेफ्रीडिया, सेप्टल नेफ्रीडिया, फेरेंजियल नेफ्रीडिया और इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया। इन तीनों का स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा होता है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, लगभग एक जैसे बाहर से देखने में होते हैं, ट्यूब जैसे होते हैं, क्वाइल्ड ट्यूब जैसे। नेफ्रीडिया शरीर के अंदर पानी की मात्रा को नियंत्रित रखते हैं, ये ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करते हैं, ये एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो अर्थवर्म के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो नेफ्रीडिया है। 3 तरह के हैं, सेप्टल, फेरेंजियल और इंटेगुमेंट्री। ये एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करते हैं। इधर देखो, इस डायग्राम में देखो, 3 तरह के नेफ्रीडिया तुमको दिख जाएंगे। फेरेंजियल नेफ्रीडिया, सेप्टल नेफ्रीडिया, ये देखो यहां पर है, ये फेरेंजियल नेफ्रीडिया है, और ये है इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया। तो 3 तरह के नेफ्रीडिया है जो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। एक फ्लो चार्ट की मदद से समझो जरा। ये 3 तरह के नेफ्रीडिया हैं। जो सेप्टल नेफ्रीडिया हैं वो 5वें से आखिरी सेगमेंट के बीच में होते हैं। ये 5th टू 15th टू 5वें नहीं 15th सॉरी 15th टू लास्ट सेगमेंट के बीच में होते हैं सेप्टल नेफ्रीडिया, और ये इंटेस्टाइन में खुलते हैं। फेरेंजियल नेफ्रीडिया 3 जोड़ी होते केवल, ये 4th, 5th और 6th में एक एक जोड़ी होते हैं। 4th, 5वें और 6ठे सेगमेंट में होते हैं फेरेंजियल नेफ्रीडिया, और ये भी इंटेस्टाइन में खुलते हैं, ओपन इनटू इंटेस्टाइन। लेकिन जो इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया है, जो इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया, ये 3rd से लास्ट, तीसरे सेगमेंट से शुरू होते हैं और आखिरी तक जाते हैं। ये 15th टू लास्ट है, ये 3rd टू लास्ट, और ये शरीर के ऊपर खुलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये बॉडी सरफेस पे खुलते हैं। कौन से नेफ्रीडिया बॉडी सरफेस पे खुलते हैं? इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया 3rd से लास्ट सेगमेंट पे होते हैं। तो अर्थवर्म के एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया है। ये ट्यूब जैसे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। 3 तरह के हैं, सेप्टल, फेरेंजियल और इंटेगुमेंट्री। सेप्टल और फेरेंजियल इंटेस्टाइन में ओपन होते हैं और इंटेगुमेंट्री ओपन करते हैं बॉडी सरफेस पे। ये एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जितने भी इनवर्टिब्रेटा होते हैं, ये हमने हमेशा बताया है, जितने भी इनवर्टिब्रेटा हैं उनमें नर्वस सिस्टम वेंट्रल सरफेस पे होता है। जैसे हम लोग की ये डॉर्सल सरफेस है, ये हम लोग की वेंट्रल सरफेस है। हम लोग की जो स्पाइनल कॉर्ड यानी नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है वो किधर है? डॉर्सल है।
लेकिन इन वर्टिब्रेटा में, अर्थवर्म वगैरह में इधर होता है, नर्व कॉर्ड इधर होती है, वेंट्रल सरफेस पे। तो नर्वस सिस्टम कैसा होता है? वेंट्रल होता है, पेयर्ड होता है नर्व कॉर्ड, और इसमें गैंग्लिया भी पाए जाते हैं, गैंग्लियोनेटेड है। देखो इन वर्टिब्रेटा में तुम लोग ध्यान रखना, इन वर्टिब्रेटा में जो नर्व कॉर्ड होती है, जैसे हम लोग में स्पाइनल कॉर्ड है, इनकी जो नर्व कॉर्ड है ये वेंट्रल होगी, वेंट्रल सरफेस पे डबल होती, दो एक साथ होती हैं, अंदर से सॉलिड होती है, और गैंग्लिया भी पाए जाते हैं, गैंग्लियोनेटेड होती है। तो वेंट्रल, डबल, सॉलिड और गैंग्लियोनेटेड, इस तरह की नर्व कॉर्ड पाई जाती है। हम लोग में कैसी होती है? हम लोग में इधर होती है, इधर डॉर्सल, डॉर्सल होती है हम लोग में, और केवल एक होती है, सिंगल, अंदर से खोखली होती है, हॉलो, ये ध्यान रखना। हम लोग में डॉर्सल, सिंगल और हॉलो है, जबकि इन वर्टिब्रेटा में वेंट्रल, डबल, सॉलिड और गैंग्लियोनेटेड होती है। नर्व कॉर्ड आगे के हिस्से में, जहां पर एक्चुअल में फेरिंक्स पाया जाता है, नर्व, ये जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, ये नर्व कॉर्ड, ये जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, फेरिंक्स वाले हिस्से में जब जाती आगे, जब ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड नीचे है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये मान लो अर्थवर्म है, ये अर्थवर्म है, ये इसके फेरिंक्स वाला रीजन है। सपोज करो यहां पे फेरिंक्स है, ये है वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड जब आगे आती है तो फेरिंक्स वाले रीजन में चारों तरफ से फेरिंक्स को घेर लेती है। डबल वेंट्रल सॉलिड गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड, ये जो आ रही वेंट्रल सरफेस पे, डॉर्सल पे नहीं, वेंट्रल पे, वेंट्रल डबल सॉलिड गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड, ये जब फेरिंक्स के पास आती तो घूम करके नर्व रिंग बनाती है, फेरिंक्स को चारों तरफ से घेर लेती है और नर्व रिंग बनाती है। यह पूछा जा सकता है क्योंकि इंटरमीडिएट पे नर्व रिंग अर्थवर्म की निकालने को दी जाती है, नर्व रिंग कौन से सेगमेंट में होती है पूछा जा सकता है, थर्ड और फोर्थ सेगमेंट में होती है, फेरिंक्स को घेरे रखती है। इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है अर्थवर्म का, आगे वाला हिस्सा, इसकी मदद से ये किसी चीज को छूता है तो पता लगा लेता है, क्योंकि यहां पर टच रिसेप्टर, अर्थवर्म का जो शरीर का आगे वाला हिस्सा है वहां पे टच रिसेप्टर होते हैं, कीमो रिसेप्टर होते हैं और फोटो रिसेप्टर, यानी आगे वाले हिस्से की मदद से ये टच, कोई छूता है उसको पता लगा लेता है, कोई केमिकल उसको पता लगा लेता है, और लाइट वगैरह का भी सेंस कर लेता है। कॉकरोच में आंखें नहीं होती, ये इसके आगे वाले हिस्से में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, इसके शरीर के आगे वाले हिस्से में टच, कीमो और फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये ध्यान रखना, इनकी मदद से ये टच और लाइट वगैरह को पता लगा सकता है, टच को, केमिकल्स को और लाइट यानी फोटो रिसेप्टर्स की मदद से लाइट को पता लगा सकता है। तो ये ध्यान रखना, इसका जो नर्वस सिस्टम है ये वेंट्रल है, डबल है यानी पेयर्ड, सॉलिड है और गैंग्लियोनेटेड है। जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स आगे चल करके नर्विंग बनाती हैं तीसरे और चौथे में, फेरिंक्स के पास। आगे देखो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो अर्थवर्म कैसा है? अर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब बाइसेक्सुअल होता है, यानी टेस्टिस और ओवरी एक ही अर्थवर्म के अंदर पाई जाती हैं। टेस्टिस हो गया मेल सेक्स ऑर्गन, ओवरीज होती है फीमेल सेक्स ऑर्गन, वो एक ही अर्थवर्म के अंदर पाई जाती हैं। तो अर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल होता है। लेकिन टेस्टिस पहले मैच्योर कर जाती हैं, टेस्टिस जो है वो मैच्योर हो जाती है पहले, इसलिए ये प्रोटेंड्रस है। ओवरी से पहले टेस्टिस मैच्योर हो जाती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटेंड्रस। जब मेल पार्ट पहले मैच्योर होता है तो इसे प्रोटेंड्रस कहा जाता है। जब प्रोटेंड्रस होगा तो इसमें हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब दो अलग अलग केंचुओं के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि एक केंचुए में मेल वाला तो मैच्योर हो गया, फीमेल अभी मैच्योर नहीं है इसमें, तो इसको दूसरे केंचुए की जरूरत पड़ेगी जिसमें फीमेल भी मैच्योर है। तो इसमें हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, यानी दो अर्थवर्म की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले दे रखा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने के लिए
पहले यहां पर सिंपल में देख लो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, 2 जोड़ा टेस्टिस है 10वें और 11वें सेगमेंट में। टेस्टिस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, उन्हें टेस्टिस सैक्स कहते हैं। 2 जोड़ी सेमाइनल वेसिकल हैं, 2 जोड़ी सेमाइनल वेसिकल है, और टेस्टिस से निकलती है वासा डिफरेंशिया, जो 18वें सेगमेंट में जाकर के खुलती है 2 मेल जेनाइटल पोर की मदद से। एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है 17 से 20वें खंड के बीच में, और 2 जोड़ी होती हैं एसेसरी ग्लैंड्स, एक जोड़ी होती है 17वें में और एक जोड़ी 19वें खंड में, और 4 जोड़ी स्पर्मेथिकी होते हैं, जो हम पहले भी बता चुके हैं। 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें सेगमेंट में 4 जोड़ी स्पर्मेथिकी होते हैं, जो स्पर्म को स्टोर करते हैं, जो स्पर्म को स्टोर करते हैं। चलो देखते हैं, इसको डायग्राम से समझाते हैं फिर एक बार, और फिर दोबारा से तुम्हें बताते हैं। डायग्राम देखते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस डायग्राम को देखो जरा बहुत अच्छे से। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तुम अगर देखो तो 10वें, 10th और 11वें सेगमेंट में एक जोड़ा टेस्टिस 10वें में है और एक जोड़ा टेस्टिस 11वें सेगमेंट में है। ये टेस्टिस जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर है। ये किसके अंदर है? सैक। इनको टेस्टिस सैक कहते हैं, इनको टेस्टिस सैक कहते हैं। तो 10th और 11th सेगमेंट में, 10th में एक पेयर ऑफ टेस्टिस है और 11th में एक पेयर ऑफ टेस्टिस। 2 जोड़ा टेस्टिस होते हैं 10th और 11th सेगमेंट में। टेस्टिस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर है। इन सैक लाइक स्ट्रक्चर को टेस्टिस सैक कहते हैं। एक जोड़ा, 2 जोड़ा सेमाइनल वेसिकल हैं, एक ये है और एक ये है, ये है सेमाइनल वेसिकल्स। टेस्टिस से जो डक्ट निकल रही है, ये हर एक टेस्टिस से एक एक डक्ट निकल रही है। ये टेस्टिस सैक से, सॉरी, टेस्टिस सैक से एक एक डक्ट निकल रही है। ये कहलाती है वासा डिफरेंशिया। तो टेस्टिस है 10th और 11th सेगमेंट में, 2 जोड़ा टेस्टिस है 10th में एक पेयर और 11th में एक पेयर। ये टेस्टिस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हैं। इन सैक लाइक स्ट्रक्चर को टेस्टिस सैक कहते हैं। 2 जोड़ा सेमाइनल वेसिकल हैं। ये जो डक्ट निकल रही है यहां से, ये टेस्टिस सैक के अंदर से डक्ट निकल रही है, ये कहलाती है वासा डिफरेंशिया। ये जो वासा डिफरेंशिया नीचे आ रही है, यहां पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। एक जोड़ा प्रोस्टेट ग्लैंड है, एक जोड़ा प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये वासा डिफरेंशिया जो आती है वो प्रोस्टेट ग्लैंड की डक्ट के साथ मिल करके बाहर खुलती है कॉमन ओपनिंग के द्वारा। ये बाहर खुलती है कॉमन ओपनिंग्स के द्वारा। इनको कहते हैं मेल जेनाइटल पोर। ये एक जोड़ी है, एक इधर एक इधर, 18 सेगमेंट में, 18वें खंड में। साथ ही साथ 2 जोड़ा एसेसरी ग्लैंड्स हैं। एक जोड़ा ये है 17वें में और एक जोड़ा ये है 19वें में, एसेसरी ग्लैंड्स। 2 पेयर्स होती हैं एसेसरी ग्लैंड्स, 17th में एक पेयर और 19th में एक पेयर। 4 जोड़ा स्पर्मेथिकी हैं, 6th, 7th, 8th और 9th में एक एक पेयर। ये स्पर्मेथिकी हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है, फिर से एक बार देखो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 पेयर से टेस्टिस के हैं, 2 जोड़ा टेस्टिस हैं। कहां कहां है, फिर से देखो जरा। 2 पेयर टेस्टिस हैं, 10th सेगमेंट में एक पेयर है और 11th सेगमेंट में एक पेयर है। टेस्टिस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर है, इनको बोलते हैं टेस्टिस सैक। जैसे हमारे टेस्टिस स्क्रोटम में होते हैं, स्क्रोटल सैक में, इसके टेस्टिस सैक में है। 2 पेयर है सेमाइनल वेसाइकल, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। 2 पेयर है सेमाइनल वेसाइकल। ये जो डक्ट निकल करके आ रही है यहां से, ये कहलाती है वासा डिफरेंशिया। जो प्रोस्टेट ग्लैंड, एक जोड़ा प्रोस्टेट ग्लैंड है 17 से 20 में, 17 से 20 के बीच में एक जोड़ा प्रोस्टेट ग्लैंड है। वासा डिफरेंशिया जो ऊपर से आ रही है टेस्टिस की तरफ से,
ये प्रोस्टेट ग्लैंड की डक्ट के साथ मिलकर के बाहर खुलती है 18 सेगमेंट में मेल जेनाइटल पोर की मदद से। तो एक जोड़ी मेल जेनाइटल पोर तुमको दिखाई पड़ता है 18 सेगमेंट में, ये 18 सेगमेंट में। दो जोड़ी होती, दो पेयर होती है एसेसरी ग्लैंड, एक पेयर होती 17th में, एक पेयर होती है 19th में, और 4 जोड़ी स्पर्मैथिकी हैं 6th, 7th, 8th और 9th में एक एक पेयर होती हैं। ये स्पर्मैथिकी होती 6th, 7th, 8th और 9th, लेकिन जो 6th में स्पर्मैथिकी वो 5th और 6th के बीच में जो सेप्टा है वहां खुलती है, और जो 7th में और 6th और 7th के बीच में सेप्टा है यहां पे खुलती है। इसी तरह से बाकी, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ खास नहीं है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर ओवरी है और ये 12वें 13वें खंड के जो सेप्टा है उससे चिपकी रहती है। ये सेप्टा से चिपकी है, एक्चुअल में 13वें सेगमेंट में है लेकिन ये सेप्टा से चिपकी हुई है। तो 1 पेयर ऑफ ओवरी है, 12वें और 13वें जो सेगमेंट इसके सेप्टा से चिपकी है और 13वें खंड के अंदर है। एक पेयर आपकी ओविडक्ट है, एक जोड़ा ओविडक्ट है। ये ओविडक्ट की जो ओपनिंग है ऊपर वाली, ये फनल जैसी है। ओविडक्ट की जो ओपनिंग है उसको कहते हैं ओवेरियन फनल। ये दोनों ओविडक्ट बाहर खुलती हैं कॉमन जेनाइटल पोर के द्वारा। ये फीमेल जेनाइटल पोर्ट है। फीमेल जेनाइटल पोर्ट 14 सेगमेंट में खुलता है वेंट्रल सरफेस पे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर ओवरी है 12th और 11th सेगमेंट के सेप्टा पे, एक पेयर ओविडक्ट है, ओविडक्ट का फनल वाला पार्ट है। ओवरी में ओवम बनते हैं जो फनल के अंदर आ जाते हैं, और दोनों ओविडक्ट मिल करके बाहर खुलती हैं एक सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर या अपर्चर के द्वारा 14 सेगमेंट में। मेल जेनाइटल पोर 2 होते हैं, 18 सेगमेंट में खुलते हैं, और फीमेल जेनाइटल पोर 1 होता है, 14th में खुलता है। यह ध्यान रखना। एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तुमने क्या क्या देखा था? 2 जोड़ा ओवरी, 2 जोड़ा टेस्टिस हैं 10th और 11th सेगमेंट में। टेस्टिस जो है टेस्टिस सैक के अंदर हैं। 2 जोड़ा सेमाइनल वेसिकल हैं। वासा डिफरेंशिया है जो टेस्टिस से मेल गैमीट को लेकर के आती है, और ये 18वें सेगमेंट में खुलती है, लेकिन खुलने से पहले ये प्रोस्टेट ग्लैंड की डक्ट्स के साथ मिल जाती है। एक जोड़ा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है 17 से 20th सेगमेंट के बीच में। 2 जोड़ी एसेसरी ग्लैंड होती हैं 17th में एक जोड़ी और 19th सेगमेंट में एक जोड़ी, और 4 जोड़ी स्पर्मैथिकी हैं 6th, 7th, 8th और 9th सेगमेंट में। स्पर्मैथिकी स्पर्म को रिसीव करते हैं और स्पर्म यहां के जमा होते हैं। अभी हम बताएंगे कैसे जमा होते हैं। तो प्रोस्टेट, वासा डिफरेंशिया को, जो वासा डिफरेंशिया है इसको स्पर्मेटिक डक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये टेस्टिस के स्पर्म को लेकर के आती है। तो वासा डिफरेंशिया यानी स्पर्मेटिक डक्ट, ये प्रोस्टेट ग्लैंड की डक्ट के साथ मिल जाती है, और ये बाहर खुलती है एक कॉमन ओपनिंग के द्वारा 18 सेगमेंट में। ये मेल जेनाइटल पोर ये 18th सेगमेंट के वेंट्रोलेटरल साइड पर होते हैं। नीचे की तरफ है लेकिन किनारों पर होते हैं। अर्थवर्म के नीचे की तरफ होते हैं और किनारों की तरफ वेंट्रोलेटरल साइड। मान लो ये अर्थवर्म की वेंट्रल साइड है, निचली सतह है, इसमें किनारे पर होते हैं। यहां पर वेंट्रल सरफेस है, ऊपर उधर वाली डोर्सल है। ये जमीन से जिधर चिपका रहता है वो वेंट्रल है। इसके किनारों पर पाए जाते हैं 18th सेगमेंट में 2 मेल जेनाइटल पोर होते हैं। तो प्रोस्टेट डक्ट और वासा डिफरेंशिया यानी स्पर्मेटिक डक्ट ये मिल करके बाहर खुलते हैं 18 सेगमेंट पे, 18 सेगमेंट के वेंट्रोलेटरल साइड पर मेल जेनाइटल पोर के द्वारा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो, एक जोड़ा ओवरी हमने तुमको बताया। ये ओवरी कहां रहती है? 12वें और 13वें सेगमेंट के सेप्टा पर होती है। 2 छोटी सी ओविडक्ट होती है जो कि सिंगल वेंट्रल साइड पे खुलती हैं अर्थवर्म की निचली सतह पर, सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर के द्वारा। और ये सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर 14वें सेगमेंट में है। फीमेल जेनाइटल पोर सिंगल होता है 14 सेगमेंट पे,
और मेल जेनाइटल पोर्स 2 होते हैं, पेयर में होते हैं और 18 सेगमेंट पे होते हैं। आगे देखो, फर्टिलाइजेशन देखते हैं। देखो अर्थवर्म कैसे होते हैं, अर्थवर्म प्रोटेंड्रस होते हैं। प्रोटेंड्रस का मतलब इनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी टेस्टिस पहले मैच्योर हो जाते हैं, फीमेल वाला पार्ट मैच्योर नहीं होता जल्दी, तो इसमें हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, यानी 2 अर्थवर्म चाहिए, 2 अर्थवर्म की जरूरत पड़ती है। एक साथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर नहीं होते, इसलिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। 2 अलग अलग अर्थवर्म की जरूरत पड़ती है। फर्टिलाइजेशन के दौरान होता क्या है, फर्टिलाइजेशन के दौरान 2 अर्थवर्म आते हैं और वेंट्रल सरफेस से एक दूसरे से चिपक जाते हैं। मान लो ये एक अर्थवर्म है और ये दूसरा अर्थवर्म है, ये है दूसरा अर्थवर्म। 2 अर्थवर्म अपनी वेंट्रल सरफेस से एक दूसरे से चिपक जाते हैं, एक अर्थवर्म ये, एक अर्थवर्म ये है। पहले वाले अर्थवर्म का जो 18वां सेगमेंट होता है, 18वां, वो दूसरे वाले के 9वें सेगमेंट के सामने रहता है, 8वें 9वें के बीच में, जहां पर स्पर्मेथिकल पोर्स होते हैं। और दूसरे वाले का जो 18वां सेगमेंट होता है, दूसरे वाले का जो 18वां सेगमेंट है, वो पहले वाले के 8वें 9वें के बीच में जो स्पर्मेथिकल पोर्स होते हैं उनके सामने होता है। ऐसे समझ लो, 18वां सेगमेंट में क्या होते हैं, 18वें सेगमेंट में पाए जाते हैं मेल जेनाइटल पोर। इसमें क्या होते हैं, मेल जेनाइटल पोर होते हैं, मेल जेनाइटल पोर्स। ये है मेल जेनाइटल पोर्स। इसके भी 18वें पे क्या होंगे, मेल जेनाइटल पोर्स, मेल जेनाइटल पोर्स। तो 18 सेगमेंट पर एक जोड़ी होते मेल जेनाइटल पोर। जब 2 अर्थवर्म नीचे की सतह से, वेंट्रल सरफेस से एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो एक का 18वां सेगमेंट दूसरे के 8वें 9वें सेगमेंट के जो बीच में स्पर्मेथिकी होते हैं या स्पर्मेथिकल पोर्स होते हैं, यहां पर 8वें 9वें के सेगमेंट के बीच में, उसके सामने आ जाता है। यानी एक के मेल जेनाइटल पोर्स दूसरे अर्थवर्म के 8वें 9वें सेगमेंट पर जो स्पर्मेथिकल पोर्स होते हैं उनके सामने आ जाता है। यहां से स्पर्म निकलते हैं, मेल जेनाइटल पोर्स से स्पर्म आते हैं और 8वें 9वें सेगमेंट के पास जो स्पर्मेथिकल पोर है, ये स्पर्मेथिकल पोर मेल गैमीट्स यानी स्पर्म, इस वाले अर्थवर्म से स्पर्म बाहर आते हैं 18th सेगमेंट के मेल जेनाइटल पोर के जरिए। ये स्पर्म आकर के 8वें 9वें सेगमेंट के बीच में जो स्पर्मेथिकल पोर है, इसके अंदर होते हुए स्पर्मेथिकी में चले आते हैं, जो कि 9वें खंड में है। 9th सेगमेंट के जो 2 स्पर्मेथिकी होते हैं वो बाहर खुलते हैं, 8वें 9वें के बीच में जो सेप्टा है वहां पे खुलते हैं। स्पर्मेथिकी तो 9वें पे है, लेकिन इसका पोर कहां होगा स्पर्मेथिकी का, ये 8वें 9वें के बीच में जो सेप्टा है, 8वें 9वें के बीच में जो सेप्टा है वहां पर होता है। तो एक पोर यहां पर होता है, एक पोर 7वें 8वें के बीच में, और एक पोर 8वें 9वें के बीच में, एक 7वें 8वें के बीच में, और एक 6ठे और 7वें के बीच में, और एक 5 और 6 के बीच में। देखो 4 जोड़ा स्पर्मेथिकी होते हैं, पहले ऐसे समझो। 6ठे में, 7वें में, 8वें में, 9वें में एक एक जोड़ा स्पर्मेथिकी होते हैं जो स्पर्म को स्टोर करेंगे। ये स्पर्मेथिकी बाहर खुलते हैं सेप्टा पे। छठा पेयर स्पर्मेथिकी का, 6ठे सेगमेंट में जो स्पर्मेथिकी हैं
वो 5वें और 6ठे सेगमेंट के बीच में जो सेप्टा होता है वहां खुलता है। 7वें सेगमेंट के अंदर जो स्पर्मेथकी है वो 6ठे 7वें सेगमेंट के जो सेप्टा होता है वहां खुलता है। इसी तरीके से ध्यान रखना। तो पहले वाले का जो 18th सेगमेंट है, 18वां खंड है, वो दूसरे वाले अर्थवर्म के 8वें 9वें के बीच में जो सेप्टा है जहां पे स्पर्मेथिकल पोर्स होते हैं उसके सामने आ जाता है। यहां से स्पर्म निकलते हैं और स्पर्मेथिकी के अंदर जमा हो जाते हैं। इधर वाले में देखो, दूसरे वाले का जो 18 सेगमेंट ये है, 18 सेगमेंट पे मेल जेनाइटल पोर है ये। यहां से जो स्पर्म निकलते हैं, यहां से जो स्पर्म निकलते हैं वो 8वें और 9वें के बीच में जो सेप्टा है, 8वें 9वें सेप्टा के में जो स्पर्मेथिकल पोर है ये, इसके थ्रू होते हुए स्पर्मेथिकी में चले जाते हैं। ये स्पर्मेथिकी, तो यहां से जो स्पर्म निकलते हैं वो इस स्पर्मेथिकी के अंदर भर जाते हैं। ये स्पर्मेथिकल पोर के जरिए होते हुए जो 9वें खंड में स्पर्मेथिकी है उसमें भर जाते हैं। फिर ये अर्थवर्म थोड़ा सा खिसकता है। थोड़ा सा खिसकने से ये जो मेल जेनाइटल पोर है वो इस पोर के सामने आ जाते हैं और यहां पर जो स्पर्मेथिकी है उसको भर देते हैं। जब ये ऐसे खिसकेगा, जब ये इधर वाला इधर खिसक रहा है, ये वाला इधर खिसक रहा है, तो ये 18वां वाला 9वें के सामने था, अब ये 18वां वाला 8वें के सामने आ जाएगा और ये वाला 18वां इसके 8वें के सामने आ जाता है। या सिंपल भाषा में ऐसा समझ लो, बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं है। दो अर्थवर्म अपनी निचली सतह से ऐसे चिपक जाते हैं। एक अर्थवर्म का जो 18वां सेगमेंट है जहां पर मेल जेनाइटल पोर होते हैं वो इस वाले अर्थवर्म के स्पर्मेथिकल पोर के सामने आता है। इसमें से स्पर्म निकल करके इसकी स्पर्मेथिकी में भर जाते हैं और इस वाले का जो मेल जेनाइटल पोर है इसके स्पर्मेथिकी के सामने होता है। इसमें से स्पर्म निकल करके इस वाले के स्पर्मेथिकी में भर जाते हैं। पहले ये वाले स्पर्मेथिकी भर गए, हल्का सा ये दोनों खिसकते हैं, फिर ये वाले स्पर्मेथिकी भर जाते हैं, फिर ये और फिर ये। ऐसे इस वाले में भी होता है। यहां से स्पर्म निकल के इन वाले स्पर्मेथिकी में भर जाते हैं और यहां से स्पर्म निकल करके इसके स्पर्मेथिकी में भर जाते हैं। फिर दोनों अर्थवर्म अलग हो जाते हैं। दोनों के अंदर, दोनों के स्पर्मेथिकी में स्पर्म भर जाते हैं। अब देखा तुमने, ये हो गया, स्पर्मेथिकी में स्पर्म भर गए। अब आगे देखते हैं क्या कहानी होती है। अब ये जो अर्थवर्म है, ये है स्पर्मेथिकी। कहां है स्पर्मेथिकी? सपोज करो यहां है, एक जोड़ा 6th में, एक जोड़ा 7th में, एक जोड़ा 8th में, एक जोड़ा 9th में। क्लाइटेलम कहां पर है? क्लाइटेलम होता है 14, 15 और 16। ये जो क्लाइटेलम है बेटा, ध्यान रखना, जब एक अर्थवर्म दूसरे के स्पर्मेथिकी को भर देता है और दूसरा वाला पहले वाले के स्पर्मेथिकी को स्पर्म से भर देता है तो ये दोनों अलग हो जाते हैं। ये 14वां जब अलग होने के बाद 14, 15 और 16 सेगमेंट, ये तो क्लाइटेलम है, ये ग्लैंड्यूलर है, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इस मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर को कोकून कहते हैं। इसको कोकून कहते हैं। कोकून को क्लाइटेलम बनाता है, क्लाइटेलम सिक्रीट करता है। तुम ये जानते हो कि 14th सेगमेंट में फीमेल जेनाइटल पोर होता है। 14th सेगमेंट में सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर होता है। इस फीमेल जेनाइटल पोर से फीमेल गैमीट्स, फीमेल जेनाइटल पोर से फीमेल गैमीट्स जो होते हैं ये आ जाते हैं कोकून में। फीमेल गैमीट्स यानी एग्स, फीमेल गैमीट्स यानी ओवा और एग्स, ये फीमेल जेनाइटल पोर से कोकून में आ जाते हैं। कोकून तो यहीं पर है 14, 15, 16, इसको क्लाइटेलम ने बनाया।
अब ये कोकून आगे मूव करता है। जैसे ही ये कोकून स्पर्म एथिकी के सामने पहुंचता है, ये कोकून पहुंचता है स्पर्म एथिकी के सामने। ये कोकून पहुंचा स्पर्म एथिकी के सामने। स्पर्म एथिकी के अंदर जो स्पर्म होते हैं, इसमें एग तो आ ही गए थे, एग यानी फीमेल गैमीट इसमें आ गए थे, कोकून में थे, जो यहां से आए थे। ये कोकून आगे चला गया। स्पर्म एथिकी के अंदर जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म एथिकी के अंदर जो स्पर्म होते हैं, इसके अंदर स्पर्म है, वो स्पर्म एथिकल पोर्ट से आ जाते हैं कोकून के अंदर। वो स्पर्म एथिकल पोर्ट से आ जाते हैं कोकून के अंदर। स्पर्म यानी मेल गैमीट, ये स्पर्म हो गया यानी मेल गैमीट, ये ओवा हो गया यानी फीमेल गैमीट, ओवम यानी फीमेल गैमीट। मेल और फीमेल गैमीट दोनों कोकून में आ जाते हैं। कोकून में फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होता है। यह पूछा जाता है डेवलपमेंट कहां होता है, फर्टिलाइजेशन कहां होता है? कोकून में होता है। कोकून में फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होता है। फिर यह कोकून आगे बढ़ता है और आगे से यह गिर जाता है नीचे। यह मिट्टी के अंदर या मिट्टी के ऊपर जाके पड़ा रहता है। तो ऐसे होता है इसमें फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। दो अर्थवर्म आकर के उल्टी तरफ से चिपक जाते हैं। एक अर्थवर्म दूसरे के स्पर्म एथिकी को स्पर्म से भर देता है और दूसरा वाला पहले वाले अर्थवर्म के स्पर्म एथिकी को स्पर्म से भर देता है। दोनों अलग हो जाते हैं। क्लाइटेलम कोकून सिक्रीट करता है। कोकून में फीमेल गैमीट आ जाते हैं 14 सेगमेंट से, फीमेल जेनिटल पोर की मदद से। कोकून आगे बढ़ता है, स्पर्म एथिकी से स्पर्म निकल के आ जाते हैं कोकून के अंदर। कोकून के अंदर फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होता है और यह कोकून आगे बढ़ता जाता है और आगे गिर जाता है मिट्टी में। यह ध्यान रखना। पढ़ लेते हैं। A mutual exchange of sperm occurs between two worms during mating. दो केचुआ आपस में संभोग करते हैं, मेटिंग करते हैं। एक अर्थवर्म दूसरे के स्पर्म एथिकी को स्पर्म से भर देता, यानी दोनों अर्थवर्म एक दूसरे के स्पर्म एथिकी को स्पर्म से भर देते हैं। ड्यूरिंग कॉपुलेशन टू वर्म एक्सचेंज पैकेट्स ऑफ स्पर्म। स्पर्म अकेले अकेले नहीं जाते। स्पर्म एथिकी के अंदर जो स्पर्म जाते हैं एक साथ चिपक करके बहुत सारे जाते हैं। इनको स्पर्म के पैकेट्स को बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। बहुत सारे स्पर्म चिपक करके एक साथ जाते हैं स्पर्म एथिकी के अंदर। स्पर्म के पैकेट्स कहलाते हैं स्पर्मेटोफोर्स। मैच्योर स्पर्म एंड एग सेल्स आर डिपॉजिटेड इन दी कोकून्स। फीमेल गैमीट कोकून में आ जाते हैं, मेल गैमीट भी कोकून में आ जाते हैं। कोकून को सिक्रीट करता है क्लाइटेलम। क्लाइटेलम कोकून को सिक्रीट करता है। 14 सेगमेंट से फीमेल जेनिटल पोर के जरिए फीमेल गैमीट कोकून में आ जाते हैं और कोकून आगे बढ़ता है तो स्पर्म एथिकी से स्पर्म यानी मेल गैमीट भी कोकून में आ जाते हैं। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट ये पूछा जा सकता है, कोकून में होता है और ये कोकून अर्थवर्म के आगे से निकल के गिर जाते हैं मिट्टी में डिपॉजिट हो जाते हैं। जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, ये जो स्पर्म यानी मेल गैमीट फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज करते हैं कोकून के अंदर। फर्टिलाइजेशन कोकून के अंदर होता है और ये कोकून आगे से स्लिप ऑफ करके, ये कोकून आगे जब आगे मूव करता जा रहा है और अर्थवर्म के आगे वाले हिस्से से छूट करके नीचे मिट्टी के अंदर चला जाता है या मिट्टी के ऊपर पड़ा रहता है, मिट्टी पे गिर जाता है, समझ लो। 3 हफ्ते के बाद हर एक कोकून में 2 से 20 बेबी वर्म यानी बेबी अर्थवर्म बनते हैं विद एन एवरेज ऑफ 4। यानी हर एक कोकून के अंदर 2 से 20 अर्थवर्म बनते हैं। अगर एवरेज निकाला जाए तो हर एक कोकून में 4 बनते हैं। तो यह ध्यान रखना, हर एक कोकून में 3 हफ्ते के बाद यानी 21 दिन बाद
हर एक कोकून से लगभग 4 अर्थवर्म, एवरेज 4 अर्थवर्म पैदा होते हैं। कोई लार्वा आर्वा बनता नहीं, तो डेवलपमेंट डायरेक्ट है, कोई लार्वा नहीं पाया जाता। जबकि नेरीज जो इसी एनेलिडा का है, अर्थवर्म के फाइलम का है, अर्थवर्म भी एनेलिडा का, नेरीज भी एनेलिडा का है, लेकिन लेरीज में लार्वा होता है, नेरीज में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, इसमें लार्वा बनता है, और वो लार्वा है ट्रोकोफोर। अर्थवर्म को फार्मर का फ्रेंड्स मानते, किसानों का मित्र है, क्योंकि ये मिट्टी को पोली बना देता है, मिट्टी को खाता है, निगलता है, उगलता है, निगलता है, उगलता है, उस जगह की मिट्टी काफी सॉफ्ट हो जाती है, पोली, उसमें काफी एयर आ जाती है मिट्टी में। जो पौधे की जड़ें हैं वो मिट्टी को आसानी से पेनिट्रेट कर पाती हैं, भेद लेती हैं और दूर दूर तक फैल जाती हैं, तो जड़ों को मिट्टी को भेदने में आसानी होती है, मिट्टी पोली कर देता है अर्थवर्म। तो किसानों का दोस्त होता है अर्थवर्म, फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, क्योंकि मिट्टी को ये पोरस बनाता है, मिट्टी में एरेशन अच्छा हो जाता है, तो जड़ें जो हैं अच्छे से रेस्पायर करती हैं और जड़ें मिट्टी को आसानी से पेनिट्रेट कर पाती हैं। प्लांट की रूट्स जो होती हैं, पौधे की जड़ें। केचुआ जो होता है, ये केचुए की मदद से सड़ी गली चीजों से हम खाद बनाते हैं। घर की जो सड़ी गली सब्जियां वगैरह निकलती हैं, केचुए की मदद से उनसे खाद बनाई जा सकती है। सड़ी गली चीजों से जो केचुआ खाद बनाता है उसको बोलते हैं कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, या कंपोस्ट खाद बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। सड़ी गली चीजों से केचुआ जो खाद बनाता है वो वर्मी कंपोस्ट है, ये ध्यान रखना। मछली पकड़ने में भी केचुआ चारे की तरह इस्तेमाल होता है, मछली के कांटे में लगा दिया जाता है, तो एक तरह का ये चारा भी है मछली का, जिसकी मदद से हम मछलियों को पकड़ते हैं। तो ये अर्थवर्म देखा तुमने बेटा, इसको पढ़ लेना, समझ लेना, चूंकि एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए इसको एक बार जरूर देख लेना अच्छे से। दैट्स ऑल, थैंक यू।